विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोग ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए थे। आज की क्लास में द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध के लिए एक हमारे वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, जिन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध को डिस्कस किया और इन्होंने बताया कि जैसे कोई द्रव्यमान है, ऐसे मान लीजिए कोई एक द्रव्य है, ये द्रव्य कोई कुछ भी है और अगर ये नष्ट होगा किसी कारणवश, अगर ये नष्ट होगा, ऐसे तो नष्ट होगा नहीं बिना किसी भौतिक कारक के या किसी रासायनिक कारक के, तो जब ये नष्ट होगा तो ये अपने तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त करेगा। क्योंकि हम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा भी है, द्रव्य अविनाशी होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। वही बात यहाँ भी है। तो आइंस्टीन ने बताया कि ये द्रव्य जो हमारा है, अगर ये नष्ट होगा तो ये अपने तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त करेगा। बच्चों, जहां तक बात आइंस्टीन की अगर हम करें तो आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, कभी कभी कुछ बुक्स में भौतिक विज्ञान के जन्मदाता को लेकर विवाद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आइंस्टीन को माना जाता है भौतिक विज्ञान का जनक, जबकि वैसे न्यूटन हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मली अगर कहीं वनडे एग्जाम्स में आइंस्टीन और न्यूटन दोनों मिलते हैं तो हम लोग आइंस्टीन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इन्होंने द्रव्य पे ही अपना प्रयोग किया था और न्यूटन ने तो बल पे किया था। तो वो दोनों की अलग अलग बात है। उन्होंने पृथ्वी चाहे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी हो, चाहे जो करी हो, लेकिन आइंस्टीन जो थे इन्होंने द्रव्य पे, पदार्थ पे, मतलब रसायन भौतिक विज्ञान का जो मूल तत्व होता है, जिसको कहा जाए कि यहाँ से कहाँ ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सारी बातों को उन्होंने बताया था। और उन्होंने एक बात ये भी चर्चा में आती है, सुनने में मिला है कि हम लोग पढ़े भी हैं कि ऊर्जा भी, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइंस्टीन इस पे शोध करते हुए कि अगर ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो हम लोग को बार बार वाहनों को ईंधन क्यों देना पड़ता है, इस बात पे सर्च करते हुए ही बहुत कम समय में ये स्वर्ग सिधार गए थे, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं ये। लेकिन इन्होंने जो दिया है द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध के बारे में, इन्होंने कहा कि अगर कोई एक द्रव्यमान हो, कोई एक द्रव्य हो, ऐसे मान लीजिए ये कोई एक द्रव्य है, तो अगर ये नष्ट होगा तो अपने तुल्य जितना रहा होगा ये अपने तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त करेगा। ये बात ही कहलाती है द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। ये जितना इसका द्रव्यमान होगा, जब ये नष्ट होगा तो उतना ही ऊर्जा निर्मुक्त करेगा। यही बात उन्होंने बताया और उसके लिए एक फार्मूला दिया उन्होंने, इसको क्या कहते हैं, E बराबर mc²। जहाँ E क्या है, जहाँ ई हमारी होती है निर्मुक्त ऊर्जा, जो यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, चाहे आप उत्पन्न ऊर्जा कहिए, चाहे आप निर्मुक्त ऊर्जा कहिए, जो आपको अच्छा लगे। तो उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा हम लिख देते हैं, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा। अब इसके बाद बात आती है, तो ये है ई के बारे में हमने बताया, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यम क्या है यहाँ पे। तो यम हमने यहाँ पे बात किया था कि जितना द्रव्यमान नष्ट होता है उतनी ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो नष्ट हो रहा है द्रव्यमान, तो यम क्या है, नष्ट हुआ द्रव्यमान। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नष्ट हुआ द्रव्यमान है। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास बचता है सी। तो देखिए, अब ये किसी भी फार्मूले को हम लोग देखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उसमें कौन कौन से ये जो प्रतीक लिए गए उनका क्या मतलब होता है, तो वही हम बता रहे हैं आपको। ई का मतलब होता है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है, यम क्या है, नष्ट हुआ द्रव्यमान है, सी हमारा ये प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग होगा, प्रकाश का वेग। अब कक्षा 8 में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये होता है प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात। अच्छा हाँ, ये 10 की घात के मामले में हम क्यों लिखते हैं, जिससे कि हमें कोई भी चीजें जो बड़ी हो उसको हम छोटा कर सकें। 3 × 10 की घात 10, बड़ी संख्या को छोटी करने के लिए अगर इसको हमको लिखना हो तो 10 का 10 बार गुणा करेंगे, फिर उसका 3 में गुणा करेंगे, तब वो प्रकाश का वेग होगा। तो इस तरह से हमको ये मिला।
हमारा इस तरह से ये जो हमारा फार्मूला मिला हमको E बराबर mc² में, E जो है हमारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, m नष्ट हुआ द्रव्यमान, c हमारा प्रकाश का वेग। अब बच्चों एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी फिजिक्स में हम कहीं कोई चीज लिखते हैं तो उसके मात्रक का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब हम इसका अगर ध्यान रखें तो ये हमारा होता है 3 × 10⁻10, ये सेंटीमीटर, और ये आप इसको ऐसे यहां हम लिख दे रहे हैं, ये होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब बात आती है कि इसको अगर मीटर में करना हो तो जहां हमने ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 1 मीटर और सेंटीमीटर में 100 का अंतर होता है, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर 100 को अगर आप बदलना चाहेंगे 10 की घात के रूप में तो 10 × 10 मतलब 10 की घात 2, तब ये हो जाएगा 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हम कहेंगे कि फिजिक्स में मतलब भौतिक विज्ञान में जब कभी हम कोई फार्मूला लिखते हैं उसके मात्रक का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। हमने इसमें मात्रा देखी इसकी, तो ये इस तरह से, और इसको द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। E बराबर mc² को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का रासायनिक समीकरण है, तो इस तरह से हमने आपको बताया द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या होता है। जैसे कि कोई भी द्रव्य जब नष्ट होता है तो एक अपने तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त करता है, ये बात कही है आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का रासायनिक समीकरण दिया जाता है। कभी कभी विकल्प में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ऐसे काफी देखने को मिलता है, जैसे हाई स्कूल के बाद लोग पॉलिटेक्निक वगैरह परीक्षा देने जाते हैं, उसमें भी पूछ लेता है द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का रासायनिक समीकरण है। विकल्प में 3-4 चीजें देता है, जिसमें एक दिया रहता है हमारा E बराबर mc²। ये इसके बाद E बराबर उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, m जो हमारा नष्ट हुआ द्रव्यमान, c हमारा प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग के बारे में हमने आपको ये बता दिया। इस तरह से अब आपका ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अब हम लोग नया एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। अब देखिए द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं जहां तक हम लोग जानते हैं, हम लोग जो पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि कोई अगर द्रव्य है, देखिए यहाँ हम एक छोटा सा चार्ट के रूप में लेते हैं, इसकी अगर हम अवस्था की बात करें, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव, और तीसरा होता है हमारा गैस। अब बात ये आती है ये ठोस और ये द्रव और ये गैस, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो छोटी कक्षाओं से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठोस द्रव गैस क्या होता है। तो बच्चों ठोस द्रव और गैस के बारे में अगर हम बात करें आपसे कि ठोस क्या होता है, तो हमने उसमें पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, जैसे हमने पहले भी कहा कि ठोस वो होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लें, जैसे थोड़ी देर के लिए मार्कर ले लिया हमने, ये चाहे आप ऐसे रखे रहिए, चाहे आप इसको ऐसा कर दीजिए, चाहे आप जो करिए, लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे आयतन और आकार में जब ना तो इसका आयतन कहीं बदल रहा है, जितना स्पेस लिया है इतना लिया रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उन्हें हम ठोस वस्तुएं कहते हैं। ऐसा हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है और पढ़ते चले आ रहे हैं निरंतर। इसके बाद हम द्रव की बात करेंगे, ठोस के बाद द्रव की बात। द्रव में वो होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ऐसी अवस्था में जैसे कि हम एक थोड़ा सा जो पानी ले लें,
और उसको एक ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास के आकार का रहेगा। और जैसे उसको हम एक बाल्टी में रख दें तो बाल्टी के साइज का मतलब उसका जो आकार होगा उस तरह से आकार लेने का प्रयास करेगा वो, क्योंकि उसकी क्वांटिटी पे निर्भर करेगा। उसकी मात्रा तो वही है, उस पर बदल नहीं रही है। अगर 1 लीटर पानी ग्लास में रख दिया, बड़ी ग्लास मान लीजिए ले लिया और 1 लीटर पानी इसमें रख दिया, फिर इसको बाल्टी में डाल दिया, फिर इसको किसी बड़े थाली जैसे आकार के पॉट में डाल दिया, तो वो उसका आकार बदलता रहेगा। जिस पॉट में आप रखेंगे, जिस बर्तन में आप रखेंगे, जिस पात्र में आप रखेंगे, उस तरह की आकृति वो ले लेगा, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह का जो भी पदार्थ होगा वो हमारा द्रव कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद गैस की। इसको हम लोग पढ़े हैं, इसको इसलिए हम लिख नहीं रहे, केवल ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, आप इसको सुन लीजिए। ऐसे हम गैस की बात करते हैं। बच्चों, गैस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार ही निश्चित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये गैस हमारा जो है ये द्रव्य की एक ऐसी अवस्था है जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित, मतलब दोनों अनिश्चित होते हैं। तब एग्जाम्पल, अब आप लोग देखे होंगे घरों में गैस सिलेंडर में गैस होती है रसोई में, लेकिन जब तक वो सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के आकार का, जैसे ही आप बर्नर को जरा सा ऐसे खोलते हैं और गैस उसमें से निकलती है, जैसे गैस उसमें से निकलने के बाद अगर कमरा है तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, आप बता नहीं पाएंगे उसका आकार कैसा है। कमरे के आकार का और बड़ा कोई रूप हो तो उसका आकार ले लेगा, नहीं तो फिर वायुमंडल में जाएगा, वायु के साथ वो अपना आकार उसी में उसका वायु के साथ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब तब आकार डिस्कस करना सही नहीं होगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये गैस जो है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये तो बात रही छोटी कक्षाओं की, लेकिन अब आप 9th की क्लास में प्रवेश किए हुए हैं, तो अब आपको इससे कुछ और गहराई में जाना होगा और अंदर की बातों को सीखना होगा। भाई, इसका आयतन और आकार निश्चित है ठोस पदार्थ का, तो क्यों निश्चित है, इस बात की जानकारी हमें लेनी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं विज्ञान वह कुंजी है जो मानव जाति के मस्तिष्क के ताले को खोल देती है। तो बच्चों, ये ताले को खोलने चल रही, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने कहा कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, क्योंकि हम छोटे थे तब तक तो यही जानते थे। अब हम लोग थोड़ा सा क्लास हमारी बढ़ रही है, तो हमें थोड़ा सा उस हिसाब से काम सीखना होगा। तो ठोस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ठोस चीज कोई बनती कैसे है। तो आइए बच्चों, आपने सुना होगा कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ ऐसे नहीं, कोई भी द्रव्य ऐसे नहीं है कि वो अकेले ही एक बड़ा सा ऐसे गट्ठर हो एक पदार्थ बन गया, नहीं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, अभी यहीं से आपके उसकी गहराई शुरुआत होती है, मतलब कि हमें जो अब तक हम लोगों ने बस केवल ऐसे जनरल चीजों को सीखा है, अब आप जो सीखेंगे उसको बहुत ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जैसे देखिए, ये कोई पदार्थ है, इसमें बहुत सारे कण ऐसे 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 देख रहे हैं आप, ऐसे 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 बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ कण ऐसे इसमें, छोटे छोटे कण ऐसे इसमें, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे कण इसमें होते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये कोई ठोस पदार्थ द्रव्य है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इसमें कई छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना होता है। अब बच्चों, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनमें एक अंदर से एक बल लगता है। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें, एक परिवार में कई भाई हों तो सभी भाइयों में एक मतलब अपना एक अट्रैक्शन होता है, मतलब एक आकर्षण होता है, एक प्रेम होता है। वैसे इनके जितने कण होते हैं, इन कणों के बीच में भी एक बल काम करता है, जिस बल के कारण ये एक दूसरे के पास पास हैं, बंधे हुए हैं। तो नहीं तो अगर इनका आकर्षण बल ना हो, इनमें आकर्षण बल ना हो, तो ये पास पास क्यों रहेंगे, भाग जाएंगे। कोई संबंध ना हो इनका तो ये अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इन दो कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण ये बंधे रहते हैं। अब बच्चों, दूसरा आकार आप देखिएगा, हमने दूसरा ले लिया एक। फिर अब हम बता देते हैं इसको, इसमें भी हैं कण, इसमें भी हैं, लेकिन देखिए इसकी अपेक्षा
इसमें कणों की दूरी थोड़ा सा हम ज्यादा दिखा रहे हैं, ये इस तरह से। तो आप देखेंगे कि इसमें कण बहुत पास पास है, लेकिन इसमें कण थोड़ा दूर दूर है। ये भी एक द्रव्य है, द्रव्य है तो निश्चय ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। और द्रव्य में कौन सा है ये, हम इसको द्रव मान लेते हैं। हाँ, एक सबसे अहम बात बच्चों, ये द्रव्य और द्रव में अंतर जरूर समझ लीजिएगा आप लोग। द्रव्य क्या होता है, ये एक प्रकार से द्रव्य जो पदार्थ आप समझते हैं, द्रव एक पदार्थ की एक भौतिक अवस्था होती है। जैसे कि हम अगर खुद की बात करें तो काफी दिन तक हम लोगों को कंफ्यूजन कक्षा 8 में बना ही रहता था कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। कहीं द्रव्य लिख उठा, कहीं द्रव लिख, अरे ये तो द्रव्य आ गया, फिर कहीं द्रव आ जाता, अरे ये तो द्रव आ गया। समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन, लेकिन आप नहीं कंफ्यूज होंगे। द्रव्य तो सब होते हैं, लेकिन द्रव जो है वो पदार्थ की एक भौतिक अवस्था होती है। तो इसके बाद अब बच्चों हम एक और लेते हैं, यहाँ आप यहाँ देखने का प्रयास करें। ये भी कोई एक द्रव्य है और इसमें जो अणु है, देखिए ये कंडीशन है अणु, तो ये हमारा जो है ये गैस का है। ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या है कि अणु बहुत दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये गैस मतलब पदार्थ के अणु जो हैं वो बहुत दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, और जबकि इसमें अणुओं के बीच खाली स्थान थोड़ा उससे कम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों इस तरह से अब हम आपको बताना चाहेंगे, इसे अगर आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं कि ये द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या कही जाती है। बच्चों फिर से सुनने का प्रयास करें। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या, जैसा अभी हम यहाँ लिख देंगे तो आप पहले समझिए। हमने कहा कि ऐसा पदार्थ जिसमें ये जो अणु हैं, अणुओं के बीच खाली स्थान कम हो और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे पदार्थ को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। और इसका कारण क्यों है कि जब इनका आकर्षण बल ज्यादा होगा और इनके बीच में खाली स्थान कम होगा, तब इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा, और जब इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा तब ये ठोस अवस्था कही जाएगी। अभी तक तो आपने ये जाना था कि इनका आयतन और आकार निश्चित होता है, लेकिन आज आपने क्या सीखा, आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। हमने आपको बताया कि इनके बीच का जो खाली स्थान है वो कम होता है, और इनके जो कण होते हैं, जो इनके अवयव तत्व होते हैं, उनके बीच के जो खाली स्थान है उनका वो बहुत कम होता है, और उनमें लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए भागते नहीं हैं, और यही कारण है कि इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य में द्रव, द्रव्य में द्रव की बात करें, मतलब द्रव अवस्था की बात करते हैं। द्रव्य हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। द्रव की बात करते हैं। द्रव क्या होता है, इसमें अणुओं के बीच खाली स्थान ज्यादा होने के कारण इनके बीच जो खाली स्थान ज्यादा है, जिससे इन पर लगने वाला आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। जब आकर्षण बल कम होता है, यही कारण है कि आकर्षण बल कम है, इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका अनिश्चित हो जाता है। बच्चों एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आकर्षण बल जब कम है, ये जिधर मन कहेगा उधर भागते रहेंगे। फिर वही आप एक फैमिली का एग्जांपल लीजिए। परिवार का मुखिया अगर एक्टिव है तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अगर परिवार के मुखिया के द्वारा जो बल लग रहा है तो सब परिवार सदस्यों के बीच जो आकर्षण बल है, अगर वो मजबूत है तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, वो इसके साथ लागू होता है। जब अलग नहीं होंगे, एक साथ बंधे रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली बनी रहेगी। तो वैसे इसमें है, आकर्षण बल ज्यादा है, सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित, कोई कहीं भाग नहीं रहा है, कोई एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं पाएगा, क्योंकि इनके बीच प्रेम संबंध बहुत ज्यादा होता है। वही हालत यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या है कि आकर्षण बल कम होता है। जैसे परिवार हो, परिवार के सदस्यों के बीच कोई प्रेम ना हो तो, या कम हो, यहाँ कम की बात करेंगे, प्रेम कम हो तो वो कोई भी कहीं भी चला जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, भाग जाएंगे। कोई यहाँ रह रहा है, कोई वहां रह रहा है, कोई दूसरे शहर में रह रहा है। तो इस तरह से तो उसमें क्या होता है, उनका वो तो सदस्य संख्या तो सीमित है कि 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ है, ये बात इधर उधर इधर उधर जहां भी जैसे ही पाते हैं अपना फैल जाते हैं। वही हालत यहाँ भी है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए अगर थाली में रखे, थाली के आकार का ऐसे फैल गए, बाल्टी में रखे आप, बाल्टी के आकार का हो गए,
तो इस तरह से मतलब इनके कणों के बीच आकर कुल मिलाकर हमारा ये बताना है कि इसमें आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है। आइए बच्चों अब हम गैस की बात करते हैं। तो बच्चों गैस की अगर हम बात करें तो गैस में क्या होता है कि गैस के अणुओं के बीच खाली स्थान तो बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा होता है कि इनमें आकर्षण बल की बात करें, इनके बीच इनके जो ये कण हैं इनके बीच में अगर हम बात करें कि आकर्षण बल की, तो आकर्षण बल एकदम नगण्य के बराबर होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है। जैसे आपने गैस खोला, सब भाग गए उसमें से, अगर उनके बीच आकर्षण बल होता तो ना भागते, लेकिन आकर्षण बल नहीं था इसलिए भाग लेते हैं। तो ये यही चीज यहाँ पे होती है कि अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण इनका आयतन भी और आकार भी दोनों अनिश्चित हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज ये पढ़ा कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में। जैसे हमने कहा था लिखने के लिए तो हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। ये टॉपिक रहा हमारा द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। हमने कर भी दी, आपकी समझ में आया होगा, आशा करते हैं आप ठीक से समझे होंगे इसको। एक बार हम इसको जितना पढ़े हैं एक बार समराइज कर लेते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार समराइज करते हैं बच्चों। जैसे कि हमने कहा द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध के बारे में बताया था। आइंस्टीन ने बताया कि कोई भी द्रव्य जब नष्ट होता है तो अब जितना नष्ट होता है उतना ही ऊर्जा वो निर्मुक्त करता है। उसको उन्होंने एक समीकरण दिया था, E बराबर mc²। इसको हमने बताया E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा या नष्ट हुआ द्रव्यमान, C प्रकाश का वेग है। प्रकाश के वेग को हम लोग जानते हैं 3×10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, इसको हमने मीटर में भी लिखा है। इसके बाद द्रव्य की अवस्थाओं की बात करते हैं। हमने बताया था द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में बताया जब आयतन और आकार निश्चित हो तो ठोस, जब आयतन और आकार में केवल आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो द्रव, और जब दोनों अनिश्चित हो तो गैस। इसके बाद हमने गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या की, जिसमें हमने बताया कि कोई भी अगर द्रव्य है तो उसके अणुओं के बीच में, अणुओं के कई और मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इसके अणुओं के बीच में जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ऐसे ऐसे, इन खाली स्थानों को अंतराणुक आकाश कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, इन खाली स्थान जो दिख रहा है आपको अणुओं के बीच में, इस स्थान को, खाली स्थान को अंतराणुक आकाश कहते हैं, और इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद ये इसमें देखिए इसके अणु मतलब दूर दूर हैं, इनमें खाली स्थान ज्यादा है, कहने मतलब इनमें अंतराणुक आकाश ज्यादा होता है। तो द्रव में अंतराणुक आकाश ज्यादा होता है, यही कारण इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और इनमें अंतराणुक आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें गैस की, तो गैस में अंतराणुक आकाश भी ज्यादा होता है और अंतराणुक आकर्षण बल तो बिल्कुल नगण्य होता है। एक नोट में आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है ठोस, द्रव तथा गैस में अंतराणुक आकर्षण का बल बढ़ता हुआ क्रम या अंतराणुक आकाश का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। तो आप जान लीजिए अंतराणुक आकाश की अगर बात करेगा बढ़ते हुए क्रम की, ये होता है गैस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक। उसके बाद उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। ये हमारा क्या है, ध्यान रखें, ये हमारा है अंतराणुक आकर्षण, अंतराणुक आकाश का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा आकाश इसमें होता है, फिर इसमें होता है, फिर इसमें होता है। इस तरह से ये क्रम आप ध्यान में रखेंगे। आपको चिन्ह याद रखना है, बढ़ता घटता जो भी पूछे आप जानते हैं, जिधर जिसमें ज्यादा होगा उधर ही इसका मुंह खुला होगा। तो गैस में ज्यादा है इसलिए इसका मुंह इधर हमने खोला है। द्रव में से मतलब इसकी अपेक्षा गैस की अपेक्षा द्रव में आकाश कम होता है, इसलिए हमको इसको इसके बाद रखा है, और सबसे कम ठोस में होता है इसलिए इसको सबसे पीछे रखा है। ये इस तरह से, ये कभी कभी विकल्पी क्वेश्चन भी बना देता है आपका, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कम ज्यादा आगे पीछे, अगर जैसे
कह दिया सबसे ज्यादा किसमें होता है आकर्षण बल, तब आप ठोस को सबसे पहले करेंगे। उसके बाद अंतराणु आकर्षण बल की अगर बात कर ले, सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस, तब गैस आपकी सबसे पीछे चली जाएगी। इसको आप पढ़े हैं, मैथ की क्लास में भी पढ़े हैं, तो इस तरह से आप समझ गए। तो बच्चों आज की क्लास में बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।